हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन केमिस्ट्री क्लासेस। केमिस्ट्री क्लासेस के अंदर सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत वेलकम है। और बेटा आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी केमिस्ट्री सीरीज़ का लेक्चर नंबर 4 एटॉमिक स्ट्रक्चर का। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले हम इसमें डायग्राम बनाते हैं, जो इसमें फिगर बनाई गई है, यानी कि जो एक्सपेरिमेंट के लिए सेटअप लिया गया है कि अल्फा स्कैटरिंग कैसे होते हैं, कैसे हमें एटम के बारे में पता चलता है, उसका हम डायग्राम डिस्कस करने जा रहे हैं। आप इसको देखिएगा, देखते जाइए, बनाते जाइए। रदर नाम से पता चल रहा है कि अल्फा स्कैटरिंग यानी अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इसका मतलब मुझे क्या है कि इसके अंदर मुझे कौन से पार्टिकल्स को स्कैटर्ड करना है, अल्फा पार्टिकल। यहाँ पे मुझे अल्फा पार्टिकल को स्कैटर्ड करना है। बात बिल्कुल सही है। अब उसके बाद देखें, सबसे पहले अगर डायग्राम बनाने की सोचे कि मेरे पास एक अल्फा पार्टिकल का रिसोर्स है, यानी कि जिससे अल्फा पार्टिकल निकल सकते हैं। अब अल्फा पार्टिकल जो निकल सकते हैं, मैं आपको बताऊं, वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकल सकते हैं। वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से भी निकल सकते हैं, या अल्फा पार्टिकल का बहुत सोर्स है कि हम अल्फा पार्टिकल्स के सोर्स को हीलियम का न्यूक्लियस भी बोलते हैं, 2He4, यानी कि न्यूक्लियस ऑफ द हीलियम। इसको हम क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियस ऑफ द हीलियम, अल्फा पार्टिकल्स को। ठीक है, यानी कि इस तरह से रख दिया। उसके बाद मैंने इसके बीच में क्या किया, एक प्लेट रखी इस तरीके से। पहले नॉर्मल प्लेट लगा दी इस तरीके से, जिससे जो अल्फा पार्टिकल है वो रैंडमली अभी इधर उधर ना जाए, एक स्ट्रेट लाइन में रखें। इस तरह की प्लेट मैंने इसके अंदर लगाई है, वो इसका नाम भी दे देंगे हम। एक प्लेट लगाई है, कांच की प्लेट, यानी कि ग्लास प्लेट। क्यों लगाई है? ताकि जो अल्फा रेज निकले वो इधर उधर डिस्टर्ब ना हो, स्ट्रेट लाइन में चले। फिर मैं क्या करूंगा, चारों तरफ इस स्ट्रेट में चलते हुए एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा दूंगा। जिंक सल्फाइड की स्क्रीन इस तरीके से, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन, यानी कि अगर हम इसको डबल लेयर्ड कर दें यहाँ, तो इसको हम डबल लेयर्ड इस तरीके से करेंगे। जिंक सल्फाइड की स्क्रीन, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन, जिंक सल्फाइड की एक स्क्रीन है। और जिंक सल्फाइड की स्क्रीन के बाद इसके अंदर, यानी कि जो स्क्रीन हो जाएगी वो हो जाएगी जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड के बाद इसके अंदर एक बहुत पतली गोल्ड प्लेट आपको लगाई जाएगी। इसके अंदर ये बहुत पतली है, इसलिए मैं सिंगल लेयर्ड बनाऊंगा इसको। बहुत पतली, बहुत पतली, बहुत पतली, इस तरीके से। ये रहा गोल्ड प्लेट, यानी कि ये मैंने इसके अंदर लगा दी गोल्ड प्लेट। यहां पर गोल्ड प्लेट, और जिसका साइज होता है 20,000 मिलीमीटर। कितनी, देखो 20,000 मिलीमीटर कितनी पतली होती है। ठीक है, उसके बाद यहां पर, अब इसके सेटअप करने के बाद मैं आपको यहां से बताता हूं कि ये जो मेरा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जिसको अल्फा बोला जाता है, या अल्फा को हम हीलियम का न्यूक्लियस भी बोलते हैं, जब मैं इसमें करूंगा बम्बार्डमेंट, क्या करने वाला हूं, बम्बार्डमेंट, बम्बारी, तो यहां पे जो मैं करूंगा वो करूंगा बॉम्बारमेंट। इसके अंदर हम बॉम्बार्डमेंट करेंगे, और बॉम्बार्डमेंट करने से, जैसे ही बॉम्बार्डमेंट होगा तो यहां से अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे, अल्फा रेज निकलेंगी। अल्फा रेज इस तरीके से निकल के जाएंगी, इस प्लेट से पार हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अल्फा रेज सबसे पहले
यहाँ से देखना, मैं यहाँ से करूँगा, कुछ अल्फा रेज इस गोल्ड प्लेट को पार कर जाती हैं, कुछ अल्फा प्लेट जो हैं इस गोल्ड प्लेट को पार कर जाती हैं इस तरीके से, इस स्क्रीन को, यानी कि जो मैंने गोल्ड प्लेट लगाई है इसको पार कर जाती हैं कुछ अल्फा रेज। ठीक है, उसके बाद कुछ अल्फा रेज यहाँ पहुँचती हैं और कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हो जाती हैं इस तरीके से, कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। देखो मैंने कुछ एंगल से क्या दिखा दी, डिफ्लेक्ट, इस तरीके से। कुछ बात समझ में आ रही है? कुछ अल्फा रेज तो सीधा निकल गई और कुछ अल्फा रेज हमारे थीटा एंगल से डिफ्लेक्ट हो गई। अच्छा, कुछ अल्फा रेज के साथ क्या होगा, कुछ अल्फा रेज हमारी थीटा एंगल 90 से ज़्यादा होने के बाद, थीटा एंगल 90 से ज़्यादा होने के बाद थोड़ा सा इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। समझ रहे हो ना? थोड़ा सा इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, इस तरीके से, थोड़ा सा इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो गई। और कुछ जो है वापस टकराती हैं, टकराने के बाद वापस आ जाती हैं। ऐसा तो बहुत कम होता है, 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा होता है जो वापस आ जाता है। और इसी पूरे सेटअप के अकॉर्डिंग जो मैं आपको अब समझाने जा रहा हूं, ये सेटअप के बेस पर रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल दिया गया था, यानी कि इसी के बेस पे वो बताया था। मैं इसके बारे में सारे कंक्लूजन आपको पहले बता रहा हूं, फिर आपको लिखाऊंगा। देखिए, सबसे पहले मैं क्या कहता हूं कि मेरे पास एक अल्फा पार्टिकल का सोर्स है, यानी कि जिससे अल्फा रेज निकल सकती हैं, जिससे अल्फा पार्टिकल्स निकल सकते हैं। वो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, वो अभी इनएक्टिव फॉर्म पे है। जैसे मैंने इसके अंदर बम्बार्डमेंट करी, यानी कि न्यूक्लियर फिजन किया, न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं, फिजन, फिजन का मतलब ब्रेकडाउन। तो जैसे मैंने इस पे बम्बार्डमेंट किया, मतलब न्यूक्लियर फिजन हुआ। न्यूक्लियर फिजन होते ही इस एलिमेंट से अल्फा पार्टिकल निकले। कौन निकले? अल्फा पार्टिकल। अब वो अल्फा पार्टिकल रेज की फॉर्म में निकलेंगे बेटा, अल्फा पार्टिकल रेज की फॉर्म में। और आपको पता है कि अल्फा पार्टिकल को हीलियम का न्यूक्लियस भी बोल दिया जाता है, कि अल्फा पार्टिकल को हम हीलियम का न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं। और इसी सेटअप के बीच में सबसे पहले एक मैंने कांच की प्लेट लगाई। कांच की प्लेट को मैंने इसलिए लगाया ताकि जो अल्फा पार्टिकल हमारे स्ट्रेट लाइन में मूव करते हुए आ रहे हैं वो इधर उधर डायरेक्शन में अभी डिस्टर्ब ना हो, इधर उधर की डायरेक्शन में वो डिस्टर्ब ना हो। इस वजह से मैंने प्लेट लगाई, जिससे मैंने देखा कि जो अल्फा रेज आ रही हैं वो बिल्कुल सीधी आ रही हैं चलते हुए। उसके बीच में मैंने एक बड़ी सी जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगाई, यानी कि जिंक सल्फाइड बोले तो ZnS। मैंने यहाँ पे जिंक सल्फाइड ZnS की स्क्रीन लगाई और इस ZnS की स्क्रीन ने अल्फा पार्टिकल को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करी। फिर उसके साथ साथ मैंने इसके अंदर एक गोल्ड प्लेट लगाई जिसका साइज 20,000 मिलीमीटर, यानी कि बहुत पतली सोने की पन्नी लगाई। वो किसके पास लगाई? जिंक सल्फाइड की स्क्रीन के पास। तो जैसे ही अल्फा पार्टिकल दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये जैसे ही हमारे अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं, जैसे ही हमारे अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं, ये अल्फा पार्टिकल कुछ अल्फा पार्टिकल जैसे ही गोल्ड लीफ से टकराते हैं तो वो आर पार निकल जाते हैं। अल्फा पार्टिकल, कुछ अल्फा पार्टिकल तो क्या निकल गए? आर पार निकल गए, बिल्कुल उसने डिस्टर्ब ही नहीं हुआ। कुछ अल्फा पार्टिकल जो है सीधे गोल्ड प्लेट से आर पार निकल गए। इसके बारे में मैंने बात कर ली। दूसरा बात, मैंने देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल थीटा एंगल से डिफ्लेक्ट हो चुके हैं। जा तो ऐसे रहे थे, ऐसे चले गए। ये ग्रीन कलर के दिखाई दे रहे हैं आपको, देखो थीटा एंगल से मैंने मान लिया ये θ1 एंगल से जा रहा है, ये θ2 एंगल से जा रहा है, यहाँ पे ये θ1 एंगल से जा रहा है, और यहाँ पे क्या है उसके बाद ये θ2 एंगल से जा रहा है, θ1 और θ2 एंगल से जा रहा है इस तरीके से। तो कुछ अल्फा पार्टिकल हमारे θ1, देखें कुछ ग्रीन कलर की जो लाइन जा रही है वो θ1 एंगल से डिफ्लेक्ट हो गई, कुछ θ2 एंगल से। इसी तरीके से नीचे वाले को भी मैंने मान लिया कि θ1 एंगल से डिफ्लेक्ट हो गई और या कुछ θ2 से। इसका मतलब कुछ अल्फा पार्टिकल हमारे थीटा एंगल से डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद मैंने देखा कुछ वापस से यहाँ से लगा के देखें, फिर भी एक θ3 एंगल से डिफ्लेक्ट हो गया। बट लेकिन ये वाला जो एंगल है जिसको मैंने θ3 माना है, ये θ3 हमेशा 90 से ज़्यादा है।
खुद आपको दिख रहा होगा कि अगर मैं इसको और इसको परपेंडिकुलर मान के चलूं, θ1 और θ2 90 से कम है, जबकि θ3 और θ3 नीचे वाला 90 से ज़्यादा है। यानी कि इससे ये कंक्लूजन निकला कि कुछ अल्फा पार्टिकल जो हैं 90 से कम वाले एंगल पर डिफ्लेक्ट होते हैं और कुछ अल्फा पार्टिकल 90 से ज़्यादा वाले एंगल पर डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। ये बात समझ में आई। और ये सारे कंक्लूजन के बाद देखा कि कुछ इतने सारे अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं, टकरा रहे हैं, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन के पास जा रहे हैं, गोल्ड प्लेट से टकरा रहे हैं। उन सभी अल्फा पार्टिकल में से एक अल्फा पार्टिकल जो है वापस बैक हो जाता है, टकराने के बाद वापस बैक हो जाता है, वो आर पार नहीं हो पाता। इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? इससे ये निकलता है कि 100 में से एक या 180, जैसे 180 अल्फा पार्टिकल गए या 20,000 अल्फा पार्टिकल गए, उसमें से केवल एक ही अल्फा पार्टिकल है जो वापस जिस रास्ते से आता है उसी रास्ते को वापस चला जाता है, मतलब बैक फॉलो कर जाता है। इसके ये सेटअप किया था रदरफोर्ड ने। तो अब इससे पूछोगे कि सर क्या इससे कंक्लूजन निकला होगा, ऐसा क्यों हुआ होगा कि ये अल्फा पार्टिकल जिंक सल्फाइड की स्क्रीन के पास या गोल्ड के पास आने के बाद डिफ्लेक्ट हो रहे हैं? देखो ऐसा होता है। अब मैं इसको थोड़ा सा ओवरव्यू छोटा बना करके आपको बताऊंगा कि यहां देखिए कि ये जो जिंक सल्फाइड वाला पार्ट है मैं यहां पे बना रहा हूं। अब जिंक सल्फाइड वाला एक सेंटर वाला पार्ट, इसको मैं क्या मान लूंगा? सेंटर वाला पार्ट मान लूंगा। इसको मैं सेंटर वाला पार्ट मान लूंगा, ठीक है, ये सेंटर पार्ट है, ठीक है। अब मैंने देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल जो है, कुछ अल्फा पार्टिकल सीधे निकल रहे हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल सीधे निकल रहे हैं। कुछ अल्फा पार्टिकल क्या निकल रहे हैं बेटा? कुछ अल्फा पार्टिकल सीधे निकल रहे हैं। इसका मतलब वो कहता है कि जहां पे एटम होता है उसके न्यूक्लियस के सेंटर में कहीं ना कहीं ऐसा खोखला पार्ट होता है, होलो पार्ट होता है, जहां से अल्फा पार्टिकल बिना डिफ्लेक्ट हुए निकल जाते हैं। पहला कंक्लूजन नहीं समझ में आया? उसने बोला कि जो कोई भी एटम होता है और एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के पास कहीं ना कहीं उस न्यूक्लियस के पास कहीं ना कहीं एक ऐसा होलो स्पेस होता है जहां से अल्फा पार्टिकल सीधे निकल जाते हैं, ठीक है, मैंने मान लिया। यानी कि ये बहुत छोटा सा होलो स्पेस था, ये बहुत छोटा सा। मैं बेटा बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं, ये बुक में ऐसे नहीं लिखा हुआ। ये होलो स्पेस था जिसमें से अल्फा पार्टिकल सीधा निकल गया, जहां से मैंने क्या देखा कि मेरा अल्फा पार्टिकल सीधा निकल गया। दैट्स क्लियर। उसके बाद मैंने देखा, अब ग्रीन कलर वाले अल्फा पार्टिकल पे जाइए कि कुछ अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल देखो आ रहे हैं ना, ये अल्फा पार्टिकल इस तरह से डिफ्लेक्ट हो गए। इसका मतलब यहां पे एक इधर से अल्फा पार्टिकल आए और ये अल्फा पार्टिकल इधर की तरफ डिफ्लेक्ट हो गए। इससे क्या कंक्लूजन निकला? इसका मतलब जो एटम का न्यूक्लियस होता है उसके अंदर पॉजिटिव पार्ट भरा होता है, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है। क्योंकि मैं आपको बता दूं और आपको पता भी है कि जो अल्फा पार्टिकल होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। अल्फा पार्टिकल बेटा कैसे होते हैं? अल्फा पार्टिकल हमारे पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। उन पे किस नेचर का चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज वाले अल्फा पार्टिकल जैसे ही न्यूक्लियस के पास पहुंच रहे हैं, तो न्यूक्लियस के पास पहुंचते ही वो यहां से दूर दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब वो रिपल्सन का फोर्स फील कर रहे हैं, इसका मतलब वो रिपल्सन का फोर्स फील कर रहे हैं, जिस वजह से वो थीटा एंगल से क्या हो गए? वो थीटा एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए। रिपल्सन का फोर्स फील करते हुए वो थीटा एंगल से क्या हो गए? डिफ्लेक्ट हो गए। यहां से मैंने मान लिया कि वो θ1 एंगल बना रहा है, यहां से भी वो θ एंगल 2 बना रहा है, यानी कि इस एंगल से वो डिफ्लेक्ट हो चुके हैं, इस एंगल से वो डिफ्लेक्ट हो चुके हैं। दैट्स क्लियर। क्यों? क्योंकि वो अल्फा पार्टिकल पहले से ही पॉजिटिव चार्ज है और एटम के न्यूक्लियस के अंदर पहले से ही पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, जबकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसका मतलब जैसे ही पॉजिटिव के पास जाएगा तो रिपल्सन का फोर्स फील करेगा कि नहीं करेगा? वो रिपल्सन का फोर्स फील करेगा, जिस वजह से ये जो अल्फा पार्टिकल्स है या अल्फा रेज है वो दूर दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना, दूर दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं।
ठीक। और जितना ज्यादा फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा या जितना ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग फोर्स फील करेंगे या जितना ज्यादा वो रिपल्सिव फोर्स फील करेंगे, उनका डिफ्लेक्शन एंगल उतना ही ज्यादा होगा। मैं कम फोर्स फील करूंगा तो ऐसे जाऊंगा, थोड़ा और ज्यादा करूंगा तो मैं ऐसे जाने की कोशिश करूंगा, मैं और ज्यादा करूंगा तो इस तरह से जाऊंगा, और सबसे ज्यादा ही फोर्स फील करूंगा तो वापस इधर भाग जाऊंगा, डिफ्लेक्ट हो जाऊंगा थीटा एंगल से। पर ज्यादा से जितना ज्यादा एंगल होगा उतना ही मेरा रिपल्सन फोर्स ज्यादा होगा। यानी कि मैं इस वाले न्यूक्लियस से जितना ज्यादा फोर्स फील करूंगा, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन मेरा उतना ही ज्यादा होगा। गया और जाने के बाद मैं इधर को डिफ्लेक्ट हो गया, गया जाने के बाद मैं उधर को ही डिफ्लेक्ट हो गया। बात क्लियर? जाने के बाद उधर को ही डिफ्लेक्ट हो गया। यानी कि जितना ज्यादा मैं न्यूक्लियस से रिपल्सन का फोर्स फील करूंगा, उतना ही ज्यादा मेरा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन होगा। बात समझ भाई? और कुछ तो इतना रिपल्सन फील करते हैं कि जाते हैं और जाने के बाद उसी रास्ते से वापस आ जाते हैं। ये चीज उसने बताई थी। इसका मतलब इससे लास्ट में कंक्लूजन में ये पता चला था कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो होता है वो होलो स्पेस होता है। न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होता है? होलो स्पेस होता है। और न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिवली चार्ज होता है। और अल्फा पार्टिकल भी हमारे पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, जो कि रिपल्सन का फोर्स फील करते हैं। उन्होंने ये रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट बनाया था, यही रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था। इसके बारे में बता रहे थे। अब सबसे पहले बस इसकी थ्योरी लिखनी है कि इसकी थ्योरी क्या है, और उसको हम आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम इसकी थ्योरी के बारे में बताते हैं। रदरफोर्ड एक्सप्लेन मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल यानी कि 99.9%। मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल 99.9% आर पास्ड थ्रू द गोल्ड लीफ या प्लेट and through the gold leaf and zinc sulfide screen क्लियर? मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल। नंबर सेकंड, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल 99.9% आर पास्ड थ्रू द गोल्ड लीफ एंड जिंक सल्फाइड स्क्रीन। दैट्स क्लियर। उसके बाद ये आपने पढ़ लिया, सम अल्फा पार्टिकल आर डिफ्लेक्टेड at angle theta, deflected are at angle theta. Some alpha particle are deflected at angle theta. यानी कि कुछ अल्फा पार्टिकल जो हैं वो थीटा एंगल से डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो जैसे कुछ जो उसमें से भी अगर मैंने मान ला कि अगर सम पार्टिकल जो होंगे, कुछ ही सम पार्टिकल्स जो होंगे वो थीटा इज लेस देन 90 पे डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, और कुछ अल्फा पार्टिकल जो हैं वो थीटा इज ग्रेटर देन 90 पे डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। थीटा इज ग्रेटर देन 90 पे आपको दिख रहा होगा। अगर हम इसको यहाँ परपेंडिकुलर बना करके देखें इस तरीके से, तो कुछ अल्फा पार्टिकल जो थीटा 1 और थीटा 2 दिख रहे हैं वो क्या है? लेस देन 90। अगर यहाँ हमने थीटा 3 माना था और यहाँ पे मैंने थीटा 4 माना था या थीटा 3 ही मान लूँ, तो ये थीटा 3 जो है ग्रेटर देन कितने हो जाएगा? ये ग्रेटर देन आपका 90 हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो कुछ अल्फा पार्टिकल 90 से कम वाले एंगल पे डिफ्लेक्ट हो जाते हैं और कुछ अल्फा पार्टिकल जो है 90 से ज़्यादा वाले एंगल पे डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। नंबर तीसरा पार्ट, वन ऑफ द पार्टिकल्स इन 20,000 one of the particle in 20,000 are back his own path
तो इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में क्या बोला गया है कि रदरफोर्ड ने क्या बताया, कि रदरफोर्ड क्या बता रहा था कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल 99.9% आर पास्ड थ्रू द गोल्ड लीफ एंड जिंक सल्फाइड स्क्रीन। यानी कि मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल है वो हमारे गोल्ड लीफ से क्रॉस हो जाते हैं, गोल्ड लीफ से पार हो जाते हैं, या जिंक सल्फाइड की स्क्रीन के आर पार चले जाते हैं। रदरफोर्ड ने यह बताया, पहला पॉइंट अपने एक्सपेरिमेंट से। दूसरा एक्सपेरिमेंट कि मैंने देखा कि कुछ सम अल्फा पार्टिकल आर डिफ्लेक्टेड एट एंगल थीटा, यानी कि कुछ अल्फा पार्टिकल थीटा एंगल से डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल थीटा एंगल से डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। अब थीटा एंगल की भी सिचुएशन है, कुछ अल्फा पार्टिकल थीटा इज लेस देन 90, यानी कि कुछ थीटा जो है 90 से कम वाले एंगल पे डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, जैसे कि इसमें यहां पे दिखाई दे रहा है। और कुछ अल्फा पार्टिकल 90 से ज्यादा वाले एंगल पे डिफ्लेक्ट होते हैं, मतलब जो कि यहां पे दिखाई दे रहा है। आपको समझ में आ रहा है? कुछ अल्फा पार्टिकल 90 से ज्यादा वाले पे डिफ्लेक्ट हो जाते हैं और कुछ अल्फा पार्टिकल 90 से कम वाले पे डिफ्लेक्ट होते हैं। ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है फोर्स ऑफ रिपल्सन। ये किस पे डिपेंड करता है? फोर्स ऑफ रिपल्सन, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर भी पॉजिटिव चार्ज होता है और अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। अब पॉजिटिव चार्ज जो है वो रिपल्सन का फोर्स फील करेंगे कि नहीं करेंगे? वो रिपल्सन का फोर्स फील करेंगे, और वो रिपल्सन का फोर्स फील करेंगे तो इसका मतलब क्या है? वो दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे। मेरी बात समझ में आई? थर्ड पॉइंट के वन ऑफ द पार्टिकल्स इन 20,000 आर बैक इन आउन पैथ, यानी कि कुछ अल्फा पार्टिकल जो होते हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल वो 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल जिस रास्ते से जाते हैं उसी रास्ते से अपना वापस आ जाते हैं, वो आर पार ही नहीं निकलते। ये स्टेटमेंट बताए थे रदरफोर्ड ने, और इन स्टेटमेंट के बाद कुछ साइंटिस्टों ने और कंक्लूजन निकाला कि रदरफोर्ड इस एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूजन देने वाला है, या एटम के बारे में क्या कंक्लूजन ये हमें देगा। पहले तो एक्सपेरिमेंट किया, उसके बारे एक्सपेरिमेंट के बारे में ये चीजें बता दी। तो जब भी आपका क्वेश्चन स्कूल के अंदर ये पूछा जाए कि आपको रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग जो है एक्सपेरिमेंट है उसको डिस्क्राइब करना है, तो डिस्क्राइब करने के लिए सबसे पहले आप वो डायग्राम बनाइएगा जो मैंने पहले बनाया था। उस डायग्राम के बाद ये इस तरह से रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, और ये 3 पॉइंट लिख दीजिएगा, आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, आपका आंसर क्लियरली यहां पर आ जाएगा। दैट्स क्लियर? आप इसको नोट कीजिए, फिर हम इसके कंक्लूजन पढ़ने वाले हैं कि रदरफोर्ड क्या कंक्लूजन देने वाला है। तो आइए सबसे पहले अब इसके एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन पढ़ते हैं कि रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूजन बताया। बहुत आसान था और आपने सारा समझ भी रखा है। तो रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट से 3 कंक्लूजन दिए थे, और 3 कंक्लूजन को हम देखते हैं कैसे। कि नंबर 1, इफ द अल्फा पार्टिकल पास्ड थ्रू द गोल्ड लीफ विदाउट डिफ्लेक्शन, इट मीन्स मैक्सिमम स्पेस ऑफ द एटम इज ब्लैंक। कहने का मतलब ये था कि जब हमने बम्बार्डमेंट किया था, जब हमने बम्बार्डमेंट से अल्फा पार्टिकल निकले थे, तो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल जो थे वो गोल्ड लीफ से पास हो जा रहे थे। मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल गोल्ड लीफ से पास हो जा रहे थे विदाउट डिफ्लेक्शन। उनके अंदर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था, विदाउट डिफ्लेक्शन वो सीधे पास जा रहे थे। तो कहने का मतलब इफ अल्फा पार्टिकल पास्ड थ्रू द गोल्ड लीफ, यानी कि जब अल्फा पार्टिकल को गोल्ड लीफ के थ्रू पास कराया जाता है तो वो विदाउट डिफ्लेक्शन पास हो जाते हैं। इससे ये निकला कि अगर पास हो रहे हैं तो कहने लगा इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम स्पेस ऑफ एटम इज ब्लैंक, यानी कि एटम का मैक्सिमम स्पेस क्या रहने वाला है? एटम का मैक्सिमम स्पेस ब्लैंक होता है। यानी कि किसी भी गोल्ड लीफ से अगर हमारे अल्फा पार्टिकल विदाउट डिफ्लेक्शन आर पार जा रहे हैं, इसका कहने का मतलब है कि एटम का मैक्सिमम स्पेस जो है वो खोखला है, वो खाली है, वो ब्लैंक है। यानी कि मैक्सिमम स्पेस ऑफ द एटम इज ब्लैंक। ये बात सही है ना? यानी कि पहला कंक्लूजन ये निकला था जो पार्टिकल आर पार जा रहे थे उनके लिए। 3 पार्टिकल थे, एक तो आर पार निकल गए, एक डिफ्लेक्ट हो गए, एक पीछे चला गया, तो तीनों के लिए अलग अलग कंक्लूजन दिया।
ये दिया आर पार जाने के लिए, जो बिल्कुल गोल्ड लीफ को पार करके जा रहे थे उनके लिए बोल दिया था कि इफ द अल्फा पार्टिकल पास्ड थ्रू द गोल्ड लीफ विदाउट डिफ्लेक्शन, जब किसी भी गोल्ड लीफ से अल्फा पार्टिकल विदाउट डिफ्लेक्शन के आर पार हो जाते हैं, तो इससे ये इसका मतलब ये है कि एटम का मैक्सिमम स्पेस जो होता है वो ब्लैंक होता है, वो खाली होता है। पहला कंक्लूजन। दूसरे कंक्लूजन की बात करेंगे कि सम अल्फा पार्टिकल, कुछ अल्फा पार्टिकल आर डिफ्लेक्टेड एट एंगल थीटा, यानी कि कुछ अल्फा पार्टिकल है जो थीटा एंगल से डिफ्लेक्ट होते हैं। क्यों डिफ्लेक्ट होते हैं? मैक्सिमम पॉजिटिवली चार्ज प्रेजेंट सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, यानी कि क्योंकि मैक्सिमम जो पॉजिटिवली चार्ज प्रेजेंट होता है वो न्यूक्लियस में होता है, यानी कि एटम के सेंटर में प्रेजेंट होता है, क्योंकि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन। अब प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिवली चार्ज। अब अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज है और प्रोटॉन भी पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्ज है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव होने की वजह से वो क्या करेंगे? वो रिपल्सन का फोर्स फील करेंगे, मतलब दे फील रिपल्सन, फोर्स ऑफ रिपल्सन एंड डिफ्लेक्ट ऑन इट पैथ, यानी कि वो रिपल्सन का फोर्स फील करते हैं जिस वजह से वो अपने रास्ते से भटक जाते हैं या इधर उधर थीटा एंगल से डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। दोबारा बताता हूं कि सम अल्फा पार्टिकल आर डिफ्लेक्ट एट एंगल थीटा, यानी कि कुछ अल्फा पार्टिकल थीटा एंगल से डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। क्यों? मैक्सिमम पॉजिटिवली चार्ज आर प्रेजेंट सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, यानी कि एटम के सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज प्रेजेंट होता है। इसका मतलब वहां पे प्रोटॉन होते हैं और प्रोटॉन रखता है पॉजिटिवली चार्ज। तो जैसे ही यहां पे पॉजिटिव चार्ज है और जैसे ही अल्फा पार्टिकल उसके पास को निकलेगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन का फोर्स फील करेंगे और रिपल्सन का फोर्स फील करने की वजह से वो अपने रास्ते से क्या हो जाएगा? डिफ्लेक्ट हो जाएगा। दूसरा कंक्लूजन यहां निकला था। तीसरे कंक्लूजन की बात करूंगा तो तीसरे कंक्लूजन में यह है कि वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल रिटर्न हिज ओन पैथ, कि बहुत कम अल्फा पार्टिकल अपने रास्ते से भटक जाते हैं, यानी कि वेरी फ्यू ऑफ अल्फा पार्टिकल रिटर्न इज ओन पैथ, यानी कि बहुत कम अल्फा पार्टिकल ऐसे होते हैं जो अपने रास्ते से वापस आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि बिकॉज द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी सॉलिड, यानी कि कहते हैं कि एटम के अंदर न्यूक्लियस की जो स्ट्रक्चर होती है, जो सेंटर पार्ट होता है वो सॉलिड होता है, जिससे अल्फा पार्टिकल टकरा के अपने रास्ते पे वापस चले जाते हैं। यानी कि 3 रे गई थी, 3 अल्फा रेज गई थी, तीनों के अलग अलग कंक्लूजन इसने बताए थे। जब आपको ये क्वेश्चन मैक्सिमम 2 नंबर में पूछा जाता है। अब इस क्वेश्चन को पूछने की प्रायोरिटी मैं बताऊं, जब आपको कभी भी पूरा रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग डिस्क्राइब करना है तो अल्फा स्कैटरिंग डिस्क्राइब करने के लिए आपको सबसे पहले एक तो वो डायग्राम बनाना पड़ेगा, पूरा सेटअप, ठीक है। नंबर सेकंड, उसके बाद रदरफोर्ड ने जो बताया था, रदरफोर्ड की थ्योरी लिखनी है, उसके नीचे जो मैंने इससे पहले बताया था, और थ्योरी लिखने के बाद आप इसका कंक्लूजन भी लिखेंगे। थ्योरी लिखने के बाद इसके आप इसका कंक्लूजन लिखेंगे, और कंक्लूजन लिखने के बाद क्या होता है कि यानी कि डायग्राम बना लिया, डायग्राम के बाद आपने रदरफोर्ड थ्योरी लिखी और रदरफोर्ड की थ्योरी के बाद कंक्लूजन लिखा। इसके लिखने के बाद तभी आपको यहाँ पे 5 मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। यानी कि डायग्राम मिला, डायग्राम के बाद रदरफोर्ड मिला और कंक्लूजन लिखा, इसको लिखने के बाद ही क्या है आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अगर कुछ अलग अलग पूछा, अगर सीधा डायग्राम पूछ लिया कि आप उसका डायग्राम ड्रॉ करें, तो आप रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग का डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। जो मैंने अभी बताया था कि एक अल्फा पार्टिकल लेना है, अल्फा पार्टिकल के बाद आपको एक ग्लास की प्लेट लगानी है, फिर एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगानी है, फिर आपको उसके अंदर क्या लगाना है? गोल्ड लीफ लगानी है। गोल्ड लीफ की जो साइज होता है वो 20,000 मिलीमीटर के आसपास का होता है। उसमें तो आप अगर ये तीनों चीज आप करेंगे तो आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका एग्जाम में तैयार है। अगर सिर्फ आपसे पूछेगा कि आप 2 नंबर में कंक्लूजन बताइए, तो कंक्लूजन आपको ये बताने हैं जिनके बारे में डिस्कस किया गया था, ठीक है ना। तो इसे नोट कीजिएगा फटाफट, नेक्स्ट करते हैं। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। अब हमारा जो मॉडल है थॉमसन एटॉमिक मॉडल। तो थॉमसन एटॉमिक मॉडल के बारे में, यानी कि जिसको हम बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल, यानी कि जिसको हम एक नाम दे देंगे वाटरमेलन मॉडल। अब इसे सबसे पहले हमें ये डिस्क्राइब करना है कि इसको वाटरमेलन मॉडल या मस्क मेलन मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल क्यों बोला गया, यानी कि उसको कंपैरिजन ऐसा क्यों किया गया। तो मैं सबसे पहले थ्योरेटिकल के अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो हमारे थॉमसन सर थे वो ये बोलते थे कि भाई जो
एटम होता है, एटम के अंदर सारा जो पार्ट होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, क्योंकि उसके बाद रदरफोर्ड आए थे। आप कभी कहने लगो कि रदरफोर्ड ने सर ऐसा बताया था कि कुछ ही पार्ट जो होता है पॉजिटिव होता है, सिर्फ न्यूक्लियस। रदरफोर्ड से पहले थॉमसन थे, तो थॉमसन ये कहने लगे थे कि किसी भी एटम का जो सारा पार्ट होता है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्ट होता है, सारा पार्ट। बस इलेक्ट्रॉन का तो इतना सा रोल प्ले होता है कि इलेक्ट्रॉन उस पॉजिटिव पार्ट के अंदर इस तरीके से सिचुएटेड होते हैं जैसे कि तरबूज के अंदर या खरबूजे के अंदर खरबूजे के बीज। तो देखा, कंपैरिजन करने पे हमने कट लगाया वाटरमेलन के अंदर, तो वाटरमेलन के अंदर कट लगाने पे देखा कि रेड रेड कलर का क्या मिल गया, मेलन मिल गया, रेड रेड कलर का। सारा पार्ट रेड रेड कलर का है, तो उस रेड कलर वाले पार्ट को पॉजिटिवली पार्ट मान लिया गया, सारा पार्ट। और उसमें कहीं कहीं बीज, ब्लैक कलर के सीड इस तरह से फिक्स थे, तो बोला ये उसी तरह से फिक्स हैं जैसे कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन फिक्स होते हैं। जबकि ये स्टेटमेंट आजकल की थ्योरी के अकॉर्डिंग, बोहर की एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग फेल है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो कभी फिक्स ही नहीं रहते, वो अपने ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहते हैं किसी भी एटम के अंदर। कुछ बात समझ में आ रही है? तो इसी के बारे में जो है वो हमें करना है। तो सबसे पहले बोहर का एटॉमिक मॉडल चलेगा इसमें। तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो सारा हमने देख लिया। तो हम इसके बाद देखते हैं अकॉर्डिंग जे थॉमसन के अकॉर्डिंग मैक्सिमम पार्ट ऑफ एटम आर सराउंडेड बाय पॉजिटिवली पार्ट, यानी कि एटम का मैक्सिमम पार्ट जो है, जो आपको इसमें रेड कलर का पार्ट दिखाई दे रहा है, वो बोला है कि वो पॉजिटिव पार्ट से घिरा हुआ रहता है। कि मैक्सिमम पार्ट ऑफ एटम का मैक्सिमम पार्ट जो है वो पॉजिटिवली पार्ट से सराउंडेड रहता है, वो पॉजिटिवली पार्ट से घिरा हुआ रहता है। एंड इलेक्ट्रॉन आर सिचुएटेड इन पॉजिटिव पार्ट एज लाइक सीड इन वाटरमेलन, और जो इलेक्ट्रॉन है उस पॉजिटिव पार्ट में ऐसे सिचुएटेड रहते हैं जैसे वाटरमेलन के अंदर सीड। इसी मॉडल को जो बोल दिया जाता है, इट इज कॉल्ड थॉमसन एटॉमिक मॉडल। इसी मॉडल को जो बोलते हैं, इसी मॉडल को बोलते हैं थॉमसन एटॉमिक मॉडल। क्लियर? यानी कि अकॉर्डिंग जे थॉमसन के अकॉर्डिंग मैक्सिमम पार्ट ऑफ एटम का मैक्सिमम पार्ट जो है वो पॉजिटिव पार्ट से घिरा हुआ रहता है। तो इस एटम का जो मैक्सिमम पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये इस तरीके से, वो किससे घिरा हुआ है? पॉजिटिव पार्ट से घिरा हुआ है। और उसमें इलेक्ट्रॉन इस टाइप से सिचुएटेड होते हैं जैसे वाटरमेलन के अंदर सीड। इसलिए इसकी कंपैरिजन, यानी कि इसलिए थॉमसन एटॉमिक मॉडल की कंपैरिजन जो है वाटरमेलन मॉडल से की गई है। यानी कि इसी को जो बोलते हैं वो हम बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। तो बात क्लियर है? वो आपको दिखाई दे रहा होगा। अब ये रेड कलर का पार्ट पूरा होलो पार्ट दिखाई दे रहा है जिसको हम पॉजिटिव पार्ट बोलते हैं। ठीक है? अब उस पॉजिटिव पार्ट में जो ब्लैक कलर के आपको ये दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, उस तरीके से इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब ये इलेक्ट्रॉन इसी तरीके से ऐसे लग रहे हैं जैसे कि तरबूज के अंदर तरबूज के बीज। इसलिए इसको थॉमसन एटॉमिक मॉडल को वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं और मस्कमेलन मॉडल भी बोल देते हैं। कुछ बात समझ में आई? इसको नोट कीजिएगा, फिर इसके कंक्लूजन स्टार्ट करते हैं। तो अब हम थॉमसन एटॉमिक मॉडल के ड्रॉबैक्स के बारे में समझते हैं। ड्रॉबैक्स के बारे में मुझे ओरली बताना है। जब हमने सारी चीजें मान ली कि जो रेड कलर का पार्ट है ये पॉजिटिव पार्ट है और उसमें इलेक्ट्रॉन इस तरह से सिचुएटेड है जैसे कि तरबूज के अंदर तरबूज के बीज, तो मेरी इस बात से सबसे पहले इसकी कमी ये थी, मैं आपको बताऊं कि पहली बात, एटम के अंदर जितना भी पॉजिटिव पार्ट होता है उसे न्यूक्लियस बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। और उस न्यूक्लियस से ही किसी भी एटम का मास डिफाइन किया जाता है। क्योंकि अगर किसी भी एटम का मास निकालते हो तो एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। और आपको पता है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी भी न्यूक्लियस के अंदर ही होते हैं। और न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है क्योंकि वहां पे प्रोटॉन प्रेजेंट है। इसका मतलब जो एटम का पॉजिटिव पार्ट है, क्या वो एटम के मास को डिफाइन करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो उसने बोल दिया कि सारा का सारा पॉजिटिव पार्ट है। इसका मतलब जितना भी सारा पार्ट है वो इस एटम के मास को डिफाइन करता है।
यानी कि जो हमारा मास है वो पूरे एटम में डिस्ट्रीब्यूट है, जबकि ऐसा गलत है, क्योंकि किसी भी एटम का मास सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, जो डिपेंड करता है नंबर ऑफ न्यूक्लियन पर। नंबर ऑफ न्यूक्लियन इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। और न्यूक्लियन होता है न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस होता है सेंटर पार्ट ऑफ द एटम, जबकि यहां पे सारे में न्यूक्लियस फैला दिया, सारे में पॉजिटिव पार्ट फैला दिया, सारे में मास फैला दिया। ये तो सबसे बड़ी कमी थी उसकी। तो ये इसका मतलब ये एटम की स्टेबिलिटी को नहीं समझा पाया। दूसरी कमी कि जो भी एटम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में मूव करते हैं, और यहां पे इलेक्ट्रॉन क्या है, फिक्स है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी के बारे में नहीं बता पाया कि इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है, उसकी मोबिलिटी के बारे में नहीं बता पा रहा वो बिल्कुल भी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन मूव करना चाहिए, जबकि इलेक्ट्रॉन उसमें मूव नहीं कर रहा है। यहां भी इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी को भी नहीं समझा पाया। इसी वजह से यहां सारे का सारे जो थॉमसन है दोनों ड्रॉबैक के साथ फेल हो गया, उठा करके एक तरफ रख दिया। उसके बाद नेक्स्ट आ गए थे रदरफोर्ड, जो आप अच्छे से पढ़ चुके हैं। रदरफोर्ड के बाद अब ये सारी चीज आज मैंने एटॉमिक मॉडल खत्म किए, बस मैं आपको एक एटॉमिक मॉडल बहुत अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करना है। उसको मैं करूंगा सबसे पहले छोटे छोटे टॉपिक, कुछ सम पॉइंट की डेफिनेशंस हैं, आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो न्यूट्रॉनिक, इन सब के आइसो एस्टर, आइसो डायस्टर्स, इनके बारे में एक्सप्लेन करके, इनका एग्जांपल बता करके ये एक लेक्चर में सारी डेफिनेशन, 8 से 10 डेफिनेशन है जो एक ही लेक्चर में सारी इंक्लूड हो जाएंगी। उसके बाद हम शुरू कर देंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि हमें इलेक्ट्रॉन की नेचर के बारे में पढ़ना है, जो वेव चलती है उनके नेचर के बारे में, और उसी की नेचर के साथ मैं पढ़ाऊंगा प्लांक क्वांटम थ्योरी। जैसे ही आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और प्लांक क्वांटम थ्योरी एक साथ समझ में आएगी, तुरंत मैं स्टार्ट करूंगा बोहर का एटॉमिक मॉडल, क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, इनके बारे में बात करेंगे। और जब हम बोहर का एटॉमिक मॉडल पढ़ लेंगे, एनर्जी के बारे में पता लग जाएगा, एनर्जी लेवल के बारे में पता चल जाएगा, तो फिर पढ़ लेंगे स्पेक्ट्रम, एनर्जी का स्पेक्ट्रम। और जैसे ही हम स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो स्पेक्ट्रम के बाद एकदम, क्योंकि स्पेक्ट्रम से लिंक है प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग, हाइजेनबर्ग का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग के सिद्धांत के बाद में आपको प्लांक, क्वांटम नंबर, और क्वांटम नंबर के बाद आपका अबव प्रिंसिपल, ठीक है ना, N+L रूल। इसे हम खत्म करने के बाद आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर ऐसे खत्म होगा, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट जो स्टार्ट करेंगे कुछ डेफिनेशन से नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि वेव की नेचर के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। मॉडल आपके खत्म हो चुके हैं, जो बेसिक मॉडल है, आप इनके नोट्स बनाइएगा, और नोट्स के साथ साथ आपको जो आपको पीपीटी नोट्स चाहिए उनकी लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू बेटा आज की क्लास के लिए।